Everything fine? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Screen visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, थम्स अप करके बता दिया करो। और ऑडियो वीडियो में कभी कोई ग्लिच आए तो लेट मी नो इमीडिएटली। मैं दूसरी डिवाइस से लॉग्ड इन रहती हूँ, आप लोगों को पता है ना। डिवाइस नेम्ड विद आशी गुप्ता। ठीक है, फाइन। ओके, सो कहाँ तक पढ़ लिया था लास्ट क्लास में हमने? लंग्स के बारे में पढ़ लिया था, थोरैसिक कैविटी एंड एब्डोमिनल कैविटी पढ़ लिया था हमने। Yes, ma'am. हाँ जी, बोलिए बेटा। ठीक है, तो अभी हमें क्या पढ़ना है? आज हमें पढ़ना है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, और इसका भी थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस करवाया था। क्या हुआ कृतिका बेटा, नेटवर्क में इश्यू आ रहा है क्या आपको? आपका लेफ्ट हो गया था, अभी रिजॉइन हुआ है। कोई नेटवर्क में प्रॉब्लम है आपको? चलो भाई, वी विल स्टार्ट विद मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। थोड़ा सा मैंने आइडिया आपको दे दिया था कल ही इसके बारे में कि हम इसमें पढ़ेंगे क्या। आपको दिया था आइडिया मैंने प्रेशर का, कि गैसेस जो हैं वो कैसे ट्रैवल करती हैं। यस, राजकुमारी कह रही है मैम, दिया था। ओके फाइन कृतिका, कोई दिक्कत नहीं है। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ट्रैवल करती हैं गैसेज। तो आज आपको बताना है कि बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर कैसे हाई प्रेशर और लो प्रेशर क्रिएट होता है। किसी और को भी वॉइस कट हो रही है क्या? भावना कह रही है वॉइस कट हो रहा है। इज माई वॉइस इज फाइन? एम आई ऑडिबल? थम्स अप कर दो एक बार, मैं ऑडिबल हूं तो, अच्छे से ऑडिबल हूं तो थम्स अप कर दो। ठीक है, भावना अपने एंड पे देखो, एक बार चेक करो कोई आपके एंड पे इशू होगा। देखो, ब्रीदिंग को वेंटिलेशन भी बोलते हैं। आप लोगों ने सुना है ना, हॉस्पिटल्स में आईसीयू में पेशेंट्स को वेंटिलेटर पे रखा जाता है। क्यों रखा जाता है वेंटिलेटर पे? हेलो मेघा, आज आपने क्लास, मतलब बीच में एक दो आपका छूट गया था, मैं आपसे बात करूंगी ना, आपको कोई दिक्कत आ रही थी आई थिंक। चलो बेटा, आ गए तो क्लास लो बेटा मेघा। बड़ा ही मजेदार टॉपिक हमारा चल रहा है, ठीक है? अभी ठीक हो आप? यस मैम। ओके यस मैम, थोड़ा बेटर फील हो रहा था। आज ही ब्लड टेस्ट भी हुआ, ओके तो ओके बेटा, मैम इसमें कोई रिपोर्ट बात आएगा तो कोई बात नहीं। अपना हेल्थ का यार, हेल्थ का सब बच्चे ख्याल रखो, क्योंकि मौसम भी ऐसा चल रहा है ना। हेल्थ खराब तो पढ़ाई खराब, हेल्थ और पढ़ाई साथ साथ चल, है ना। चल, तो हाँ, आप लोगों ने सुना होगा ना वेंटिलेटर मशीन करके, ऐसे आईसीयू में पेशेंट्स होते हैं वेंटिलेटर पे। क्यों बोलते हैं उस मशीन को वेंटिलेटर, क्यों बोलते हैं उस मशीन को? क्योंकि क्या है, जब कोई पर्सन इनहेल और एक्सेल नहीं कर पा रहा खुद से, मतलब वो खुद से अंदर हाई प्रेशर और लो प्रेशर क्रिएट नहीं कर पा रहा, वो इनहेल और एक्सेल नहीं कर पा रहा, तब हम उसे क्या करते हैं, एक्सटर्नल सपोर्ट के थ्रू इनहेल और एक्सेल करवाते हैं। अब क्योंकि इनहलेशन और एक्सलेशन को ब्रीदिंग बोलते हैं और वेंटिलेशन भी बोलते हैं, इसलिए वो जो मशीन होती है जो एक्सटर्नली आपको ब्रीथ करवा रही है एक सपोर्ट सिस्टम की तरह, इसलिए उस मशीन को वेंटिलेटर बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया वेंटिलेटर क्यों बोलते हैं उस मशीन को? सो ब्रीदिंग इज ऑल्सो कॉल्ड वेंटिलेशन, एंड वी नो व्हाट ब्रीदिंग इज। ब्रीदिंग इज O2 का अंदर आना और CO2 का बाहर जाना, O2 का अंदर आना और CO2 का बाहर जाना, दिस इज ब्रीदिंग। अब ये कैसे हो रहा है हमें वो समझना है, तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा, इसमें दो चीजें काम करती हैं, इसमें दो चीजें काम करती हैं। अगर मैं लिखूं कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस, वो ध्यान से समझना, अगर मैं लिख रही हूँ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो बेटा इसमें दो चीज काम करती है, एक तो कॉन्सेंट्रेशन और दूसरा प्रेशर। ठीक है ना। मूवमेंट कैसे होता है गैसेस का? हाई टू लो। हाई टू लो मतलब फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है, तो होता क्या है, कॉन्सेंट्रेशन वाला पॉइंट तो मैंने आपको कल भी बताया था, एल्वियोलाई है ये। एल्वियोलाई में क्या है, ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन हाई है, और एल्वियोलाई के चारों तरफ क्या है, ब्लड कैपिलरीज है, और ब्लड कैपिलरीज में CO2 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये जो ब्लड कैपिलरी है, जो ब्लड है, ये कहां से आ रहा है, बॉडी सेल से आ रहा है। वो बॉडी सेल जिसने रेस्पिरेशन कर लिया है, तो जब रेस्पिरेशन कर लिया किसी बॉडी सेल ने, तो क्या एमिट किया, क्या एग्जिट किया, CO2 एग्जिट किया।
और वो CO2 ब्लड में डाल दी बॉडी सेल ने, और ब्लड कहाँ आया, एल्वियोलाई के पास आया, तो क्या हो जाएगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट हो जाएगा। ये तो बात हुई एक्सचेंज ऑफ गैस इन ब्लड, या फिर अगर मैं और प्रॉपर लिखूं तो लिख सकती हूँ फ्रॉम एल्वियोलाई टू ब्लड, फ्रॉम एल्वियोलाई टू ब्लड। लेकिन एक्सचेंज ऑफ गैस वहां कैसे होता है, एक्सचेंज ऑफ गैस जो है दो तरह का हमने देखा, एक तो ब्लड में, एल्वियोलाई से ब्लड में, और दूसरा एक्सचेंज ऑफ गैस कहां हो रहा है, एटमॉस्फेयर टू नॉस्ट्रिल एंड नॉस्ट्रिल टू एटमॉस्फेयर। यहां पे भी एक्सचेंज हो रहा है गैस का, है ना, यहां भी गैस का एक्सचेंज हो रहा है, एटमॉस्फेयर टू नॉस्ट्रिल एंड नॉस्ट्रिल टू एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब हमें जो प्रेशर का रोल है वो यहाँ पे होता है, यहाँ पे रोल ऑफ प्रेशर है, वो हमें समझना है। यहाँ पे है रोल ऑफ प्रेशर, यहाँ प्रेशर का रोल होता है। गुड इवनिंग बेटा अभिषेक, आपका भी एक दो क्लास मिस हो गया ना, ओ सॉरी भावना, यस यस, मैं आपको बट डीपी और नाम से जानती हूँ। चलो अभी अभी बैठ जाओ, क्लास में आयो तो फिर बात करते हैं क्या रीजन है, क्यों मिस हो गया क्लास, मुझे पता चल जाता है कि इन बच्चों का क्लास मिस होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है बेटा, रोल है प्रेशर का, कैसे प्रेशर रोल क्रिएट कर रहा है वही हमें पढ़ना है। ठीक है, अच्छा हमें पता है इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, ऑल्सो कॉल्ड इनहलेशन और एक्सलेशन, ये नहीं हम डिस्क्राइब करेंगे ज्यादा, इनहलेशन एंड एक्सलेशन। तो मूव करते हैं, प्रेशर कैसे रोल प्ले कर रहा है। यहाँ पे सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंस्पिरेशन वाले पार्ट को, इस डायग्राम को हम थोड़ी देर बाद समझेंगे, पहले यहाँ देखो, इस स्लाइड को देखो। इंस्पिरेशन के दौरान क्या हो रहा है, यानी कि जब आप ऑक्सीजन ले रहे हो, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर, तब क्या हो रहा है, देखो हमें बॉडी को पता है कि उसे ऑक्सीजन अंदर लेनी है, दैट मीन्स उसे एयर अंदर लेनी है। ठीक है, अंदर लेनी है, दैट मीन्स उसे अंदर कैसा प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा, इनसाइड कैसा प्रेशर क्रिएट होगा, लो प्रेशर, बहुत सही। और आउटसाइड के इनसाइड के मुकाबले बाहर जो प्रेशर रहना चाहिए वो कैसा रहना चाहिए, तभी जो एयर है वो कैसे मूव करेगी, आउटसाइड टू इनसाइड मूव करेगी, आउटसाइड टू इनसाइड मूव करेगी। अब थिंक ये है, काम की बात ये है कि भाई अंदर ये लो प्रेशर हमने क्रिएट कैसे किया। तो केमिस्ट्री में आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, पढ़ा है ये कॉन्सेप्ट, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है आपने, केमिस्ट्री में भी पढ़ा है, फिजिक्स में भी कहीं ना कहीं सुना होगा। यानी कि अगर मैं वॉल्यूम इंक्रीज कर दूं तो प्रेशर के साथ क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और बॉडी के अंदर ड्यूरिंग इनहलेशन, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, बॉडी के अंदर कैसा प्रेशर चाहिए, लो प्रेशर चाहिए। तो क्या मैं इससे ये समझ सकती हूँ कि बॉडी में कहीं ना कहीं वॉल्यूम इंक्रीज करना पड़ेगा, वॉल्यूम इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, ये वॉल्यूम कहाँ इंक्रीज करना पड़ेगा, वी हैव 3 कैविटीज इनसाइड अस, thoracic cavity, abdominal cavity and pelvic cavity। कौन सी कैविटी वॉल्यूम बढ़ेगा, thoracic cavity का, बिल्कुल सही, क्योंकि हम सारा रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, और रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है लंग्स तक पूरा कहाँ लाई कर रहा है, thoracic कैविटी में, यहाँ हमारे लंग्स रहते हैं। अब चीज ये है कि वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज कैसे होगा, वॉल्यूम इंक्रीज कैसे होगा, तो 3 चीजों से वॉल्यूम इंक्रीज होता है, 3 चीजों से। चीज नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, कंट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, कंट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। पॉइंट नंबर 2, कंट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, पॉइंट नंबर 2। एंड पॉइंट नंबर 3 क्या है, पॉइंट नंबर 3 जो है वो है एब्डोमिनल मसल्स। पॉइंट नंबर 3 क्या है, एब्डोमिनल मसल्स। अब आपको ये समझना है कि कैसे कंट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम हो रहा है और कैसे ये वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहा है, तो यहां पे समझो आप, होता क्या है बेटा, इसी वाले फिगर पे देखो, फिगर दिख रही है आपको, यस मैम, ये आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये क्या बना हुआ है, टाई के शेप के जैसा Sternum. बना हुआ है, ये स्टर्नम, ये पूरा रिब केज है, दिस इज रिब केज। ठीक है, और इस रिब केज के अंदर, इस रिब केज के पीछे की तरफ क्या है, यहाँ पे लंग्स है, इधर इस तरफ लंग्स होंगे, ये इस तरफ, ठीक है ना, यहाँ लंग्स होंगे,
यहाँ लंग्स होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, हमारा डायफ्राम होता है Yes, ma'am. और इसके नीचे हमारी एब्डोमिनल कैविटी स्टार्ट होती है, ऐसा ही होता है, Yes, ma'am. ठीक है। अब क्या होता है, जब एयर को अंदर जाना है तब ये डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है तो क्या होती है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा, ये डोम शेप्ड का है ना, ये ऐसा है ना डायफ्राम, ये फ्लैट हो जाएगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी। जब ये डोम शेप का था तो जब ये डोम शेप का था तब वॉल्यूम कैसे थी, थोरासिक कैविटी की जो वॉल्यूम थी वो इतनी थी, और जब ये फ्लैट हो गया तो वॉल्यूम क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। बात समझ में आ रही है। कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा, ये डोम शेप का ऐसे डायफ्राम ऐसे हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है ना। डायफ्राम क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। दूसरी चीज क्या है, इंटरकोस्टल मसल। इंटरकोस्टल मसल क्या है, ये जो रिब्स आपको दिख रही है ना, ये जो रिब्स आपको दिख रही है, इनके बीच में क्या होती है, मसल्स होती हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, इंटरकोस्टल मसल। इंटर माने बीच में, बिटवीन ना। इंटर स्कूल कंपटीशन होता है, पढ़ा है ना आप, सुना है ना आप लोगों ने, इंटर माने बिटवीन, Yes, ma'am. दो चीजों के बीच में। तो इंटरकोस्टल मसल्स क्या है, ये जो रिब्स है इनके बीच में यहाँ पे मसल्स लगी हुई हैं, ये मसल्स क्या करती हैं, ये मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो देखो जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होंगी, ऐसे मसल्स है ना बीच में लगी हुई है, ये मसल्स ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो ये जो स्पेस है ये कहीं ना कहीं इंक्रीज हुई, वॉल्यूम कहीं ना कहीं इंक्रीज हुआ, सिकुड़ गई ना, कॉन्ट्रैक्शन हो गया, कॉन्ट्रैक्शन इज सिकुड़ना, है ना। तो मसल्स क्या हो गई है बेटा, कॉन्ट्रैक्ट होगी। बात समझ आई, Yes, ma'am. बात समझ में आई, ठीक है। तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और जो इंटरकोस्टल मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। इससे क्या हो रहा है, इससे वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। थोरैसिक कैविटी की वॉल्यूम बढ़ गई, उसमें स्पेस बढ़ गया, डायफ्राम फ्लैट हो गया, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गई, स्पेस बढ़ गया, ठीक है। अब जब स्पेस बढ़ गया थोरैसिक कैविटी का, तो लंग्स क्या करेंगे, एक्सपैंड करेंगे। जब स्पेस इंक्रीज हो गया थोरैसिक कैविटी के अंदर, स्पेस इंक्रीज हो गया यानी कि वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। क्यों इंक्रीज हुआ, क्योंकि इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई और डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ। स्पेस के इंक्रीज होने से क्या हुआ, लंग्स एक्सपैंड करेंगे, क्योंकि अब लंग्स को जगह ज्यादा मिल गई ना, तो दे विल एक्सपैंड, लंग्स एक्सपैंड करेंगे। लंग्स क्या करेंगे, एक्सपैंड करेंगे। लंग्स ने एक्सपैंड किया तो लंग्स के अंदर का जो वॉल्यूम था वो क्या हो गया, लंग्स के अंदर जो वॉल्यूम था वो भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो ओवरऑल थोरैसिक चैम्बर के अंदर हमने क्या कर लिया, वॉल्यूम को इंक्रीज कर लिया, वॉल्यूम को इंक्रीज कर लिया, दैट मींस हमने प्रेशर को क्या कर लिया, डिक्रीज कर लिया। Yes. जब अंदर प्रेशर यहाँ पे डिक्रीज हो गया पूरा थोरैसिक चैम्बर में, तो एयर ऑटोमेटिकली अंदर से बाहर, बाहर से अंदर आ जाएगी, दैट वी कॉल्ड इनहलेशन। इतनी बात समझ आई आपको। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब आपके दिमाग में थोड़ा सा खुचल पुचल ये चल रहा होगा कि मैम एब्डोमिनल मसल्स के बारे में आपने नहीं बताया, राइट। Yes, ma'am. एब्डोमिनल, इसके लिए आप थोड़ा सा वेट करो, इसका जिक्र मैं थोड़े टाइम बाद छेड़ूंगी, ठीक है ना। अभी मैंने आपको दो चीजें बताई हैं जिसके थ्रू वॉल्यूम क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल, रिब्स के बीच में जो मसल्स हैं। इतनी बात समझ आती है आपको। Yes, दिस इज इंस्पिरेशन। अगर आपको इंस्पिरेशन समझ आ गया तो एक्सपिरेशन समझना इज नॉट अ हार्ड थिंग, एक्सलेशन को समझना इज नॉट अ टफ थिंग नाउ। भाई जो चीज कॉन्ट्रैक्ट हुई थी वो वापस से क्या हो जाएंगी, जो चीज कॉन्ट्रैक्ट हुई थी वापस से क्या हो जाएंगी, एक्सपैंड हो जाएंगी, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगी, एक्सपैंड बोलो, रिलैक्स हो जाएंगी, ठीक है। यानी कि जो हमारे इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो रिलैक्स हो गई, और जो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो भी क्या हो गया, वापस से रिलैक्स हो गया, ठीक है ना, वो भी अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ गया। डायफ्राम की ये ओरिजिनल स्टेट है। ओरिजिनल स्टेट में डायफ्राम डोम शेप्ड का होता है, डोम्स देखे ना आपने, डोम्स होते हैं इस तरीके से, ठीक है ना। तो ओरिजिनल स्टेट में डायफ्राम डोम शेप्ड का है, लिख लो इधर कहीं पे, आपने एनसीईआरटी में जहां भी डायफ्राम दे रखा है वहां लिख लो, डायफ्राम ओरिजिनल स्टेट में डोम शेप्ड का होता है। जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो कैसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है, और वापस से जब रिलैक्स हो जाता है तो वापस से अपनी ओरिजिनल स्टेट में एंटर कर लेता है। यहां से यहां आना इज इंस्पिरेशन, और यहां से यहां जाना इज एक्सपिरेशन। बात समझ आ रही है इतनी, Yes, ma'am. क्लियर है। तो आपको इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन क्लियर हुआ है अभी तक, ठीक है। अभी हमारा एब्डोमिनल मसल्स का रोल पढ़ना बाकी है, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे एक समरी दे रखा है, कुछ नहीं दे रखा। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है और मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, एक और पॉइंट यहाँ पे मेंशन कर रखा है, वो आपको और समझना है। एक और पॉइंट जो यहाँ पे मेंशन कर रखा है,
जब जो आपकी इंटरकोस्टल मसल्स है जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं तो ठीक है, समझ आ रहा है कि हाँ स्पेस इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, लेकिन वो वॉल्यूम कौन सी एक्सिस में इंक्रीज हो रहा है? डोर्सोवेंट्रल एक्सिस में। एक बात आप देखो यहाँ पे, इसी फिगर में आप देखो जहां हम इंस्पिरेशन को समझ रहे थे। आप यहाँ पे एक बात मेरे को बताओ, ये आपका डायफ्राम है यहाँ पे, ठीक है, और आपकी इंटरकोस्टल मसल्स यहाँ पे है। आपकी इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई, उन्होंने कॉन्ट्रैक्शन के बाद स्पेस इंक्रीज करा, ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, लेकिन ये वॉल्यूम कैसे इंक्रीज हो रहा है? जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे तो वॉल्यूम जो है डोर्सोवेंट्रल एक्सिस में इंक्रीज हो रहा है। पहले ये रिब्स ऐसे थी, अब ये ऐसे हो गई, तो ये वाली स्पेस इंक्रीज हुई है ना, यहां से स्पेस इंक्रीज हो गई, डोर्सोवेंट्रल एक्सिस पे स्पेस इंक्रीज हो गई। जबकि डायफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो सोचो डायफ्राम ऐसे था और डायफ्राम ऐसे हो गया, अब कहां स्पेस इंक्रीज हुई? ये वाली स्पेस इंक्रीज हुई। और ये वाली स्पेस कौन सी होती है? अगर मैं ऐसे बात करूं बॉडी की, अगर इस बॉडी की इस तरीके से बात की जाए तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? एंटीरियर एंड, एंटीरियर, और इधर से क्या बोलेंगे? पोस्टीरियर एंड। पोस्टीरियर, अगर वॉल्यूम इंक्रीज ऐसे हो रहा है तो क्या बोलूंगी? द इंक्रीज इन वॉल्यूम एंटीरियो पोस्टीरियर एंटीरियो डायरेक्शन। पोस्टीरियो एक्सिस। ये क्या होगा? एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस। समझ में आ रहा है? टाइम रिपीट कर दे भावना, एक बार पहले तो कोई जो अनम्यूट है वो अपने आप को म्यूट कर लो, किसी बच्चे के पीछे बैकग्राउंड नॉइज चल रहा है। चलो अब दोबारा बता देते हैं, देखो ठीक है भावना, देखो दोबारा समझना है आप लोगों को, एक बार दोबारा देखो। ये डायफ्राम है, इंस्पिरेशन यानी कि जब आप सांस ले रहे हो उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी कि ऐसे हो जाता है। तो ये देखो ये ऐसे था और ये ऐसे हो गया, तो यहाँ पे स्पेस थोड़ी सी इंक्रीज हुई। जब ये Yes, ऐसे ma'am. से ऐसे हो जाएगा तो आपको समझ आता है थोड़ी स्पेस इंक्रीज होगी ना, ये वाली। पहले इतनी स्पेस थी और अब कितनी स्पेस हो गई? आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन इतनी स्पेस हो गई, तो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, स्पेस इंक्रीज हुई। लेकिन ये स्पेस ऐसे इंक्रीज हो रही है, कौन सी एक्सिस पे इंक्रीज हो रही है? एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस पे इंक्रीज हो रही है। आपकी बॉडी का जो माउथ वाला पार्ट है दैट इज एंटीरियर पॉइंट, एनएस वाला पार्ट इज पोस्टीरियर पॉइंट। तो जो वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है वो एक्सिस कौन सी है? एक्सिस कौन सी है जिसमें वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है? एंटीरियर पोस्टीरियर है। जबकि जब इंटरनल कोस्टल मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो कौन सी एक्सिस पे वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है? डोर्सोवेंट्रल। समझ में आ रहा है सबको? ऐसा कुछ इसमें कोई टफ चीज नहीं है, एक्सिस की बात हो रही है खाली। क्लियर है? ठीक है, ओके, Yes, ma'am. दिस इज द कहानी ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। अब हमें पता लग गया कि जब कंट्रैक्शन होगा तो क्या होगा? वॉल्यूम जो है इंक्रीज होगा, और वॉल्यूम इंक्रीज होगा डेट मीन्स क्या होगा? प्रेशर डिक्रीज होगा, और प्रेशर डिक्रीज होगा तो क्या होगा? लंग्स एक्सपैंड कर गए, लंग्स में भी वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, यानी कि लंग्स में भी प्रेशर डिक्रीज हो गया, तो एयर जो है वो एंटर कर जाएगी। दिस इज इंस्पिरेशन। और एक्सपिरेशन की कहानी इससे पूरी उल्टी होती है। ठीक है बेटा, ये जो इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन हो रहा है इट इज अ नॉर्मल लेवल ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, मतलब आपको महसूस नहीं हो रहा। ये एक नॉर्मल लेवल ऑफ प्रेशर डिफरेंस है, नॉर्मल लेवल ऑफ प्रेशर डिफरेंस। नॉर्मल लेवल ऑफ प्रेशर डिफरेंस से मेरा क्या मतलब है कि जो एयर आप ले रहे हो और जो एयर आप छोड़ रहे हो, एक्सेल कर रहे हो बाय कंट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स, मतलब इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम का यूज करके जो इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन आप कर रहे हो उससे प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। आपको समझ में आ गया? लेकिन जो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो रहा है वो एक नॉर्मल प्रेशर डिफरेंस है, मतलब कि कोई एक्सटर्नल, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। एक डिफरेंस होता है नॉर्मल ब्रीदिंग और डीप ब्रीदिंग में, वही डिफरेंस है नॉर्मल प्रेशर और हाई प्रेशर क्रिएशन में। आप नॉर्मल ब्रीदिंग और डीप ब्रीदिंग में अंतर समझते हो? ठीक है, कि नॉर्मली जो हम ब्रीद कर रहे हैं उस टाइम जो एयर हमारे अंदर जा रही है, डीप ब्रीदिंग में वो अमाउंट ऑफ एयर इंक्रीज हो जाती है जो हम इनहेल करते हैं। अमाउंट ऑफ एयर इंक्रीज हो जाती है कब? डीप ब्रीदिंग में। होता है ऐसा? Yes, ma'am. क्यों इंक्रीज हो जाती है अमाउंट ऑफ एयर डीप ब्रीदिंग में? जरूर अगर हवा ज्यादा गई है तो मतलब कि प्रेशर भी ज्यादा लो क्रिएट हुआ होगा। अगर आप जब कोल्ड ड्रिंक पीते हो, ठीक है ना, आपने स्ट्रो से कोल्ड ड्रिंक पिया, ठीक है, जब आप स्ट्रो से कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? एक प्रेशर क्रिएट कर रहे हो, माउथ वाले एंड पे लो प्रेशर क्रिएट कर रहे हो। जब आप सक करते हो तो दैट प्रेशर इज सक्शन प्रेशर, सक्शन प्रेशर इज अ लो प्रेशर। आपने क्या क्रिएट किया है? स्ट्रो के इस वाले एंड पे आपने क्या क्रिएट किया है? एक लो प्रेशर क्रिएट किया है, ताकि जो फ्लूइड है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करे। ठीक है, अब अगर आप ज्यादा लो प्रेशर क्रिएट करते हो तो ही तो अमाउंट ऑफ फ्लूइड जो है वो इंक्रीज होगा।
नॉर्मल बात है, समझते हैं ना इस चीज को हम, नॉर्मल साइंस है, इसमें कुछ रॉकेट साइंस तो है नहीं आपको ज्यादा, यस मैम। है ना। तो डीप ब्रीथिंग आपको करनी है, ज्यादा एयर आपको इनटेक करना है, तो आपको प्रेशर भी ज्यादा लो क्रिएट करना पड़ेगा। एंड देयर कम्स द रोल ऑफ एब्डोमिनल मसल्स, एंड देयर कम द रोल ऑफ एब्डोमिनल। इसी वाली स्लाइड पे हम वापस जाते हैं जहां हमने एब्डोमिनल मसल्स को लिखा था। एंड देयर कम द रोल ऑफ एब्डोमिनल मसल्स। एब्डोमिनल मसल्स कहाँ है? एब्डोमिनल कैविटी में है, लाइज इन एब्डोमिनल कैविटी, लाइज इन एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो प्रेशर वॉल्यूम जो है इंक्रीज होगा और प्रेशर जो है वो भी डिक्रीज होगा, पर ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा प्रेशर, और इनटेक क्या होगा, जो इनटेक अमाउंट है, जो इनटेक अमाउंट है एयर का, वो इंक्रीज हो जाएगा। एंड दिस इज कॉल्ड डीप ब्रीदिंग। अब इस चीज को आप प्रैक्टिकली फील कर सकते हो, क्योंकि हम ह्यूमन फिजियो पढ़ रहे हैं ना, तो चीजें आप प्रैक्टिकली फील कर सकते हो। आप डीप ब्रीदिंग करके देखो एंड फील समथिंग मोर स्पेशियस टुवर्ड्स योर एब्डोमेन। आपकी एब्डोमिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हुई आपको महसूस होंगी। यस मैम। यू फील समथिंग नियर योर एब्डोमेन व्हेन यू यस मैम। जितना डीप आप ब्रीथ करोगे उतना आपका एब्डोमिनल मसल्स का रोल प्ले होगा, बिकॉज दे आर कॉन्ट्रैक्टिंग व्हेन यू टेकिंग डीप ब्रीथ। क्लियर है पॉइंट? तो अगर आपसे नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर हम ले रहे हैं नॉर्मल अमाउंट के अलावा, नॉर्मल अमाउंट तो भी हमारी चल रही है, ठीक है ना, नॉर्मली हम कितना ब्रीथ करते हैं, 12 to 16 पर मिनट, ठीक है ना, नॉर्मल रेट ऑफ ब्रीथिंग हमारी चल रही है। लेकिन हमें क्या करना है, इसे इंक्रीज करना है। लेट्स सपोज अमाउंट ऑफ एयर जो हम ले रहे हैं उसे हमें इंक्रीज करना है, अमाउंट ऑफ एयर अगर हमें जो ले रहे हैं उसे इंक्रीज करना है, तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा वहां पे किसका रोल होता है। तो ऑप्शंस हैं कि रिब्स का रोल होता है, वहां पे डायफ्राम का रोल होता है, वहां पे इंटरकॉस्टल मसल्स का रोल होता है, वहां पे एब्डोमिनल मसल्स का रोल होता है। तो ऐसे करके ऑप्शंस देंगे तो यू कैन परफॉर्म देयर राइट ऑप्शन। किसका रोल होता है? एब्डोमिनल मसल्स। एब्डोमिनल मसल्स। बिल्कुल सही, ठीक है ना। तो ये आपको दिमाग में रखना है कि एब्डोमिनल मसल का रोल नॉर्मल इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में नहीं है, क्योंकि नॉर्मली आप इंस्पायर कर रहे हो, इनहेल कर रहे हो, अभी फील नहीं हो रहा एब्डोमेन में कोई कंट्रैक्शन, कोई मसल्स कंट्रैक्शन फील नहीं होती ना नॉर्मली में। तो और जैसे ही थोड़ी सी सांस आपको ज्यादा लेनी पड़ जाती है, यू फील समथिंग नियर योर एब्डोमेन। क्लियर है? यहां तक आगे चले? ठीक है, ये वही कहानी लिखी जो मैंने आपको पीछे बताई है एक्सपिरेशन की, ठीक है ना, कुछ नया नहीं लिखा, वही लिखा है। इंटरकॉस्टल मसल्स और डायफ्राम मसल्स रिलैक्स करती हैं, ठीक है ना, वापस से अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती हैं, यानी कि वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, प्रेशर इंक्रीज हो गया और एयर क्या हो गई, मूव आउट। ठीक है, प्रेशर इंक्रीज, बाहर प्रेशर क्या है, कम है, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, एयर मूव। क्लियर है? ये मैं समझा चुकी हूँ आपको। कुछ बच्चे बीच में चले गए थे, अभी आ गए। बेटा नेटवर्क इशू हो रहा है क्या आप लोगों को? यस मैम। नेटवर्क इशू हो रहा है, ओके। हाँ बिल्कुल भावना, पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज, कब डिक्रीज पल्मोनरी वॉल्यूम? ओ, पल्मोनरी वॉल्यूम से क्या मतलब है? पल्मोनरी वॉल्यूम मतलब लंग्स वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ लंग्स, ठीक है। देखो यहाँ पे नोट करके दे रखा है ये पॉइंट, एब्डोमिनल मसल्स का रोल होता है किसमें, फोर्सफुल एक्सपिरेशन में। एक और आपको दे रखा है इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स, ये पॉइंट और आप स्टार्मार्क करके लिखो, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। मैंने आपको रिब्स के बीच में मसल्स बताई है ना, रिब्स के बीच में मसल्स बताई हैं, दे आर इंटरकॉस्टल मसल्स। अब उसमें भी दो हैं, जैसे कि अगर ये आपका स्टर्नम है और इस तरीके से आपकी रिब्स अटैच हैं, ठीक है ना, स्टर्नम पे इस तरीके से रिब्स अटैच हैं, तो यहाँ पे जो एक्सटर्नल साइड्स पे जो मसल्स लगी हुई हैं, दे आर एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स प्लेइंग रोल, ओके बेटा कोई बात नहीं राजकुमारी, प्लेइंग रोल इन नॉर्मल इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। ये तो हेल्प कर रही है नॉर्मल इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में, नॉर्मल इनहलेशन और एक्सहेलेशन में। लेकिन यहां पे भी मसल्स है नियर द स्टर्नम, मतलब कि इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, रिब्स के बीच में देयर आर इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स।
इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स का रोल कहाँ है? इनका रोल है डीप ब्रीदिंग या फोर्सफुल एक्सपिरेशन में। इनका रोल कहाँ है? डीप ब्रीदिंग में और फोर्सफुल एक्सपिरेशन। मतलब कि जब आप नॉर्मल से ज्यादा CO2 बाहर फेंकने की कोशिश कर रहे हो, आप फेंक के देखो, नॉर्मल से ज्यादा आप CO2 बाहर फेंकने की कोशिश करोगे, दो चीजों का रोल होगा, एब्डोमिनल मसल्स का भी और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स का। ठीक है ना? आप इंटरकोस्टल मसल्स को शायद फील ना कर पाओ क्योंकि वो रिब्स के बीच में है और अंदर की तरफ है, तो मे बी वो आपको डायरेक्ट फील नहीं हो, पर एब्डोमिनल मसल का कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन तो आपको डायरेक्ट फील होगा। क्लियर है इतना पॉइंट? तो इसको आप अपनी एनसीईआरटी में चाहे दे रखा है तो वहां मार्क कर लो, और अगर आप नोट्स बनाते हो तो उस नोट में इसको स्टार मार्क करके लिख लो। एब्डोमिनल मसल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल का जो रोल होता है वो डीप ब्रीदिंग और फोर्सफुल एक्सपिरेशन में होता है। मैम एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का क्या होता है? नॉर्मल में, नॉर्मली तो आप इनहेल और एक्सेल कर रहे हो ना, जैसे अभी आप राइट नाउ आप सांस ले भी रहे हो और सांस छोड़ भी रहे हो, तो राइट नाउ जो नॉर्मल आपका इंस्पिरेशन, आपका नॉर्मल इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन चल रहा है, वहां पे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का रोल है। और किसका रोल है? प्लस डायफ्राम का, है ना? दो चीजों का रोल था नॉर्मल इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में। और अगर मैं फोर्सफुल इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन की बात करूं, डीप अगर ब्रीदिंग की, रिब्स का, हाँ जी मोना दोबारा पूछ लो। मैम रिब्स का भी तो होता है। रिब्स की मसल्स का ही तो रोल हो रहा है ना, रिब्स की मसल की वजह से ही तो रिब्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड हो रही है। यस मैम। ठीक है, तो ये जो इंटरकॉस्टल मसल्स मैं बोल रही हूँ ये रिबकेज में ही है। क्लियर है भाई सबको? आगे चले। यस मैम। यस मैम। ओके, ठीक है। यहाँ पे आपको डिफरेंस दे रखा है इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में। ठीक है, हमें पता है क्या डिफरेंस है। इंस्पिरेशन के दौरान प्रेशर क्या हो जाता है? अंदर लो हो जाता है। एक्सपिरेशन के दौरान प्रेशर अंदर हाई हो जाता है। ठीक है, इंस्पिरेशन में एयर इनटेक होता है, वहां पे एयर एग्जिट होता है। इंस्पिरेशन में जो है वॉल्यूम थोरासिक एरिया का इंक्रीज होता है, एक्सपिरेशन में वॉल्यूम थोरासिक एयर का डिक्रीज होता है। ठीक है, एक पॉइंट इसमें नया है, वो क्या है? इंस्पिरेशन रिक्वायर्स एनर्जी। इंस्पिरेशन रिक्वायर्स एनर्जी, क्यों भाई? ये बात अंडरस्टूड भी होनी चाहिए क्योंकि इंस्पिरेशन में मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, ठीक है ना, और मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एनर्जी चाहिए। लेकिन एक्सपिरेशन में क्या हो रहा है? मसल्स रिलैक्स कर रही हैं, तो रिलैक्स के टाइम पे कोई एनर्जी नहीं चाहिए। ठीक है ना, ये डायफ्राम था, डायफ्राम ने कॉन्ट्रैक्ट किया और इंस्पिरेशन हो गया। ठीक है, और अगली बार पे क्या करा? इसने बस रिलैक्स करा, अपने वापस ओरिजिनल स्टेट में गया, ये वापस ओरिजिनल स्टेट में गया, तो एक्सपिरेशन हो गया। तो एक्सपिरेशन में हमें कोई एनर्जी नहीं चाहिए। कॉन्ट्रैक्शन में क्यों एनर्जी चाहिए? कॉन्ट्रैक्शन क्या हो रहा है? आप जब बोन वाला चैप्टर पढ़ोगे वहां पे आप प्रॉपर पढ़ोगे कि मसल्स कॉन्ट्रैक्शन कैसे होती है। वहां पे आप एक डायग्राम पढ़ोगे जहां पे आप एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स देखोगे। मसल के अंदर दो फिलामेंट होते हैं जो हमारी मसल्स होती हैं, एक्टिन फिलामेंट, मायोसिन फिलामेंट। कंट्रैक्शन ऐसे ही नहीं हो जाती, ये आपकी मसल्स है, लेट्स सपोज इसे कॉन्ट्रैक्ट करना है, ठीक है ना, ये मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती, उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इसका पूरा एक प्रोसेस होता है बेटा, इसको आप बोन्स वाले चैप्टर में, लोकोमोशन वाले चैप्टर में पढ़ोगे। और अगर आपको ज्यादा उत्सुकता है ना, तो आप जो आपका बोन्स वाला चैप्टर है ना एनसीईआरटी में, उसे एक बार उस पर मूव करो और उसमें मसल कॉन्ट्रैक्शन का टॉपिक देखो, डायग्राम देखो सिर्फ। एक्टिन मायोसिन दो फिलामेंट्स होते हैं, उनके अटैचमेंट से कॉन्ट्रैक्शन होती है और वहां एटीपी यूज भी होती है। ठीक है ना? हाँ, तो आपको ये चीज डिटेल में उस चैप्टर में समझ में आएगी। अभी के लिए आप इतना समझ के चलो कि मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होती हैं इट रिक्वायर्स एनर्जी। ठीक है, रिलैक्सेशन में एनर्जी नहीं चाहिए। इसे आप नॉर्मल अपनी लाइफ से भी समझ सकते हो, कोई भी चीज रिलैक्स हो रही है उस टाइम उसे थोड़ी ना एनर्जी की जरूरत है। जब कोई चीज वर्क कर रही है, मसल का काम कॉन्ट्रैक्ट करना, कॉन्ट्रैक्शन इज द वर्क ऑफ मसल्स। ठीक है, ओके, राजकुमारी को ज्वाइन करने में दिक्कत आ रहा है। आप लोगों को भी किसी को दिक्कत आ रहा है क्या ज्वाइन करने में? आगे चले, मतलब बार बार लेफ्ट हो जा रहा हो तो मुझे बता देना, ऐसा कुछ हो रहा हो तो चैट बॉक्स पे लिख के छोड़ दो। ऐसा कोई इश्यू आपको आ रहा है तो मैं टेक टीम से बात कर लूंगी। वैसे स्पायरोमेट्री क्या होता है ये बेटा? ये कुछ नहीं, आपने कितना वॉल्यूम इनहेल किया, कितना वॉल्यूम एक्सहेल किया, उसको एनालाइज करता है। एनालाइज
एनालाइज द अमाउंट ऑफ एयर इनहेल्ड एंड एक्सेल्ड। ठीक है, तो उसके लिए ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे ये मेजर हो जाता है। ठीक है, नथिंग मोर इज देयर। पिक्चर स्पाइरोमीटर की है, मेट्रिक का हाँ बिल्कुल, ये स्पायरोमीटर की पिक्चर है। ठीक है ना, इसको आपके नोज के पास रखते हैं ट्यूब को, और यहाँ पे कुछ केमिकल्स हैं जिनके थ्रू इनका जो भी लेवल आएगा उस लेवल से ये एस्टिमेट लगा लेंगे कि कितना आपने वॉल्यूम जो है एक्सेल किया है, कितना वॉल्यूम आपने इनहेल किया है। ठीक है, नथिंग मच इज हियर। अच्छा, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों हम स्पायरोमीटर को यूज कर रहे हैं, या फिर हम अगर अमाउंट ऑफ एयर नाप लेंगे कि मान लो मैंने मेजर कर लिया कि आप कितना अमाउंट ऑफ एयर इनहेल कर रहे हो या एक्सेल कर रहे हो, तो उससे मुझे क्या जानकारी मिल गई, मतलब उसका सिग्निफिकेंस क्या है। जैसे कि टेम्परेचर अगर नापते हैं तो उसका सिग्निफिकेंस ये है कि भाई बच्चे को फीवर है या नहीं है, कोई भी चीज अपन मेजर कर रहे हैं। अच्छा, हार्ट बीट मेजर कर रहे हैं लेट सपोज, तो उसका एक सिग्निफिकेंस है कि हार्ट बीट से रिलेटेड जो भी डिजीज है, लेट सपोज अगर कि कोई बंदा है उसे कार्डियक अरेस्ट है तो उस टाइम उसका क्या है, हार्ट बीट रुक गया है, तो हार्ट बीट मेजर करना जरूरी क्यों है, क्योंकि उससे रिलेटेड कई सारे सिग्निफिकेंस है। तो ऐसे ही आप मेजर कर रहे हो वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल्ड या एक्सेल्ड, तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस है टू टेस्ट द पल्मोनरी फंक्शंस। पल्मोनरी फंक्शन मींस लंग्स रिलेटेड फंक्शन। लंग्स रिलेटेड फंक्शन मींस बेटा लंग्स के फंक्शन को पता लगाने के लिए, या फिर लंग में कोई दिक्कत है या नहीं है ये पता लगाने के लिए एयर का अमाउंट कितना अंदर गया और कितना बाहर आया, ये एक बहुत बड़ा मतलब क्या कहते हैं, जानकारी देने वाला काम है। कितना अमाउंट ऑफ एयर आपने लिया, कितना अमाउंट ऑफ एयर आपने बाहर एक्सेल किया, अगर आपको ये पता है तो यू कैन एस्टिमेट, या फिर यू कैन लाइक ऑब्जर्व, आप अनुमान लगा सकते हो, गैस कर सकते हो लंग प्रॉपरली फंक्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कैसे अनुमान लगा सकते हो, क्योंकि आपकी जो लंग्स होती है ना, आपके लंग्स में एक वॉल्यूम ऑफ एयर हमेशा रहता है। मतलब कि आप सोचो कि आपने एयर ली, आपकी एयर एल्वेओलर तक गई और एल्वेओली से वो ब्लड में चली गई। ठीक है, कभी भी आपके लंग्स कंप्लीटली वैकेंट नहीं होंगे, कंप्लीटली एम्प्टी नहीं होंगे आपके लंग्स। कभी भी ऐसा कभी नहीं होगा कि आपके लंग्स में कोई हवा है ही नहीं, वो बिल्कुल हवा रहित है, ऐसा कभी नहीं होगा। सीट वाली डालती हूँ। हाँ नहीं, O2 भी, कुछ अमाउंट ऑफ O2 भी लंग्स में रहेगा। ऐसा नहीं है कि जितनी O2 आपने एल्वेओली में भरी वो सारी की सारी ब्लड के अंदर चली गई और अब लंग्स में कोई O2 नहीं है, ऐसा नहीं होता। ठीक है ना, सारी की सारी O2 एक्सचेंज नहीं होती। इसे आप नेक्स्ट स्लाइड में जस्ट पढ़ने वाले हो, रेजिडुअल वॉल्यूम जो मैं आपको पढ़ाऊंगी। पर ये मैं अभी थोड़ा सा यहाँ क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको स्पायरोमीटर बताया। इस स्पायरोमीटर आपने वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल्ड या एक्सेल्ड पता लगा के क्या महान काम कर लिया, आपने एक आइडिया ले लिया कि लंग में जो नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ एयर रहना चाहिए उतना बना हुआ है कि नहीं बना हुआ। मान लो अगर उतना नहीं बना होगा ना, तो ऑटोमेटिकली आपकी सांसें बढ़ जाएंगी, आप ज्यादा इनहेल करोगे, क्योंकि आपके लंग्स जो है वो एम्प्टी फील हो रहे हैं, और एम्प्टी लंग्स कोलैप्स होने का खतरा भी रखते हैं। तो लंग्स कभी भी वैकेंट नहीं रहते, लंग्स ऑलवेज फिल्ड विद एयर। सम अमाउंट ऑफ एयर तो हमेशा उसमें रहती है, भले ही कितनी ही एक्सचेंज होती रहे। ये पॉइंट क्लियर है? यस मैम। अगर लंग्स बिल्कुल खाली हो जाएंगे तो कोलैप्स हो जाएंगे ना। तो ऐसा नहीं है कि लंग्स में बिल्कुल CO2 या O2 नहीं होती, कुछ अमाउंट रहती है O2 CO2 की लंग्स में हमेशा। इसे और क्लियर पढ़ेंगे जब मैं यहाँ पे आपको रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज पढ़ाऊंगी। ठीक है, सो वी विल स्टार्ट विद द रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, एंड फर्स्ट वी विल डिस्कस विद टाइडल वॉल्यूम। ये सब क्या है, पहले तो वॉल्यूम और कैपेसिटी का मतलब समझ लो, इन सबको फिर एक एक करके हम समझेंगे। बहुत सारे नाम आपको दिख रहे हैं पर घबराओ मत। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स क्या है, सिंपली हम इस पूरे टॉपिक के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे, हम ये पढ़ेंगे कि कितना अमाउंट ऑफ एयर नॉर्मली अंदर जाता है, कितना अमाउंट ऑफ एयर अंदर जा सकता है फोर्सफुली, हम धक्का मार के कितनी सांस ले सकते हैं, डीपेस्ट कितना ब्रीथ कर सकते हैं, फोर्सफुली हम कितना अंदर ले सकते हैं, और फिर इससे हम अनुमान लगाएंगे कि हमारे लंग्स की कैपेसिटी कितनी है हवा को लेने की। ऐसे ही हम देखेंगे कि हम कितना अमाउंट ऑफ एयर बाहर छोड़ सकते हैं, कितना अमाउंट ऑफ एयर हम एक्सेल कर सकते हैं। पहले हम इनहेलेशन के लिए पढ़ेंगे ये सारी चीजें, फिर हम ये सारी चीजें एक्सेलेशन के लिए पढ़ेंगे कि कितना अमाउंट ऑफ एयर हम एक्सेल कर सकते हैं। धक्का लगा के पहले तो पढ़ेंगे नॉर्मल कितना हम एक्सेल कर सकते हैं, फिर पढ़ेंगे हम धक्का लगा के कितना एक्सेल कर सकते हैं, यानी कि फोर्सफुली हम कितना एक्सेल कर सकते हैं, फिर हम फोर्सफुली पढ़ेंगे कितना एक्सेल कर सकते हैं।
और फिर हम हमारे लंग्स की कैपेसिटी के बारे में पढ़ेंगे कि भाई हमारे लंग्स की कितनी कैपेसिटी है, कितनी पोटेंशियल है, कितनी औकात है हमारे लंग्स की एक्सेल करने की, कितनी हवा वो बाहर निकाल सकता है, कि ब्लड ने उसको CO2 दे दिया और एल्वियोली में CO2 भर गया, अब भरा हुआ है एल्वियोलो में CO2, लेकिन कितना CO2 वहां से निकल सकता है। तो लंग की कैपेसिटी का आइडिया लगाएंगे। ठीक है, ये हम टोटल इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। अब पढ़े एक एक वॉल्यूम को, स्टार्ट करें। यहां तक कोई डाउट है? पहले यहां तक आज हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि हम सांस ले कैसे रहे हैं और सांस छोड़ कैसे रहे हैं। कैसे ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं? प्रेशर को क्रिएट कर रहे हैं, कभी हाई तो कभी लो। हाई प्रेशर कैसे क्रिएट करते हैं बॉडी के अंदर और लो प्रेशर कैसे क्रिएट करते हैं बॉडी के अंदर, वो अभी तक पढ़ा है हमने। उतना समझ में आया? उतने में कोई डाउट, कोई ऐसा पॉइंट जो आपको दिक्कत दे रहा हो? जी पूछो। मैम एब्डोमिनल मसल्स क्या होते हैं एग्जैक्टली? एब्डोमिनल मसल्स जो है एग्जैक्टली अगर आप उनकी पोजीशन वाइज देखोगे तो वो एब्डोमिनल कैविटी में है, नियर द एब्डोमेन है। और है वो मसल्स क्योंकि वो नियर द एब्डोमेन है, क्योंकि वो एब्डोमिनल कैविटी में है, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एब्डोमिनल मसल। बस वो मसल्स हैं। जैसे आपके हाथ की मसल्स होती हैं जिन्हें आप इजीली समझ लेते हो, तो आपको क्या लगता है कि मसल्स आपके हाथ और पैर में ही है, अंदर कहीं मसल्स नहीं है किसी ऑर्गन के पास? दे हैव द मसल्स। एब्डोमिनल कैविटी में देयर आर मसल्स, यूट्रस में देयर आर मसल्स, ठीक है ना? मेनी पार्ट्स ऑफ द बॉडी हैज मसल्स। डन है अंजलि? यस मैम। मैम एब्डोमिनल हाँ। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कैसे होती हैं? आप लोकोमोशन वाला जो चैप्टर है ना, बोन वाला, बहुत आप लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है अगर कॉन्ट्रैक्ट करने, कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है मसल का, रिलैक्सेशन कैसे होता है, तो एक बार उसका डायग्राम खोल के देखो। ये आप डिटेल में वहां पे पढ़ोगे बेटा। मसल के अंदर फिलामेंट होते हैं, दो मायोसिन और एक्टिन फिलामेंट। मायोसिन फिलामेंट, चिंता मत करो, ऐसा नहीं है कि आपको ये पढ़ने को नहीं मिलेगा, आपको सब कुछ जानने को मिलेगा। दो फिलामेंट होते हैं मसल के अंदर। बेसिकली होता क्या है, ये फिलामेंट कुछ ऐसे लगे होते हैं, ठीक है? और फिर क्या होता है, जब मसल को कंट्रैक्ट होना होता है ना, तो ये जो फिलामेंट एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं और मसल जो है सिकुड़ जाती है। कंट्रैक्शन इज सिकुड़ना। आपने क्रैम्प्स फील किए हैं? ठीक है Yes, ना? ma'am. एब्डोमिनल क्रैम्प्स होते हैं। एब्डोमिनल क्रैम्प्स क्यों हो रहे हैं? बिकॉज जो मसल्स हैं, मे बी वो यूट्रस की मसल है या एब्डोमिनल की मसल्स हैं, वो क्या कर रही हैं? कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं। तो मसल्स तो बनी ही कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए है। मसल्स का तो काम ही कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है। मसल का काम, अगर जैसे कि एक स्टूडेंट का काम पढ़ना है, मसल का काम कॉन्ट्रैक्ट करना है। बॉडी में जो मसल्स है दे कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड देन दे रिलैक्स, क्योंकि अगर कॉन्ट्रैक्शन फेज में कोई मसल रह गई तो वो थक जाएगी, देन दे रिलैक्स। देखते हैं भावना, ठीक है? भावना जी कह रही है मैम इसके बाद वो बोन वाला लोकोमोशन वाला चैप्टर ही पढ़ा देना। लोकोमोशन में क्यों मसल कंट्रैक्शन आप पढ़ रहे हो? बिकॉज व्हेन यू वॉक, जब आप लोकोमोशन कर रहे हो या मूवमेंट कर रहे हो, अगर मैं ये हैंड मूव कर रही हूँ, लेट्स सपोज मैंने ये हैंड मूव किया, तो आपको क्या लगता है ये हैंड ऐसे ही मूव हो गया मेरा? नहीं, ये जो मसल है कॉन्ट्रैक्ट हुई, फिर वापस जब मैं हैंड को नॉर्मल पोजीशन में ला रही हूँ तो रिलैक्स हुई है। तो कोई भी मूवमेंट अगर हो रही है, चाहे वो एक्सटर्नल मूवमेंट हो और चाहे वो इंटरनल मूवमेंट हो, बॉडी के अंदर भी तो कितनी मूवमेंट होती है ना, तो वो कैसे हो रही है? मसल की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से ही हो रही है। एक अर्थवॉर्म भी जब चलता है तो वो ऐसे ऐसे करके चलता है ना? ऐसे ऐसे करके चलता है ना अर्थवॉर्म, कि पहले ऐसे ऐसे अपने आप को कर लेता है, फिर वो ऐसे थोड़ा सा एक कदम आगे, फिर ऐसे ऐसे कर लेता है, फिर थोड़ा सा और एक कदम आगे, ऐसे चलता है ना? देखा है कभी केचुए को, अर्थवॉर्म को चलते हुए? वो क्या कर रहा है? अपनी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है when it's moving। अभी समझ में आ रहा है? और कोई बात जो दिमाग में खटक रही हो? हाँ जी रितिका बोलिए। मैम जैसे डायाफ्रेम जो होता है वो डोम शेप का होता है, तो वो फ्लैट हो जाता है, तो ऐसा कुछ एब्डोमिनल मसल्स भी करती हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, एब्डोमिनल मसल थोड़ा ना डोम शेप की होती है। हर जो मैम चीज, फिर कंट्रैक्शन इज बेसिकली सिकुड़ना। अगर मेरे पास एक धागा है और मैं बोल दूं मुझे इसे कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो आप तो पूछोगे मैडम ये तो ऑलरेडी फ्लैट है, इसे तो आप कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते। मैं बोल दूं मेरे पास एक थ्रेड है और मेरे को इसको कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो आपके हिसाब से आप मुझे क्या बोलोगे? जिस जिस स्थिति में अभी आपका दिमाग चल रहा है, आपके हिसाब से आप क्या बोलोगे कि मैम ये तो सीधा ही का सीधा है, ये तो फ्लैट ही है मैम, इसे आप कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर ये डोम शेप का होता तब तो आप इसे कॉन्ट्रैक्ट कर देते। ऐसा थोड़ी ना होता है। हर चीज की अपनी अलग शेप होती है। मेरे पास अगर थ्रेड सीधा है, उसे मुझे कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो मैं भी मुझे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर दूंगी। डायफ्राम की शेप ही डोम शेप्ड है, उसे कॉन्ट्रैक्ट होना है तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होता है, ऐसे होता है।
पर जरूरी ना हर मसल ऐसी ही हो और उसका कंट्रैक्शन करने का तरीका ऐसा ही हो। क्लियर है? यस मैम। और कोई बात जो दिमाग में खटक रही हो? चले आगे, बढ़ चले। चलो इसको रब कर दे। सो फर्स्ट वॉल्यूम इज टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम क्या होती है? अभी आप और मैं जैसे बैठे हैं, ठीक है, तो नॉर्मली जितना एयर आप ब्रीथ कर रहे हो ड्यूरिंग एन इंस्पिरेशन, दैट इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम। नॉर्मल इंस्पिरेशन में आप जितना अमाउंट ऑफ एयर ले रहे हो और जितना अमाउंट ऑफ एयर आप एक्सहेल कर रहे हो, दैट इज टाइडल वॉल्यूम एंड दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1500 ml। अब आप 1 मिनट में लगभग 12 से 16 बार ब्रीथ कर लेते हो 1 मिनट के अंदर, नॉर्मल टाइम पे। नॉर्मल इंस्पिरेशन का रेट है ये, नॉर्मल इंस्पिरेशन रेट, ठीक है। तो इस दौरान जो वॉल्यूम आपने अंदर लिया है वो कितना है? 500 ml अप्रोक्स। दिस इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम। ये पर हमेशा- सेकंड का है? हाँ जी बेटा, ये 500 ml पर सेकंड का है? पर नहीं, पर सेकंड का नहीं है, ये नॉर्मल इंस्पिरेशन रेट का है, पर मिनट, ओके। ठीक है। इसमें क्या हो रहा है? इसमें क्या हो रहा है, जो नॉर्मल अमाउंट ऑफ एयर जितना आप इनहेल करोगे उतना ही आप एक्सहेल करोगे। तो टाइडल वॉल्यूम इज यूज्ड फॉर बोथ इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, फॉर बोथ एक्सपिरेशन एंड इंस्पिरेशन। मतलब नॉर्मली आप इतना वॉल्यूम एयर का अंदर ले रहे हो और इतना ही वॉल्यूम आप एयर का बाहर की तरफ एमिट कर रहे हो। इतनी बात क्लियर है? यस मैम। ठीक है। अब यहाँ पे कौन सी मसल्स का यूज कर रहे होंगे आप? अगर आपको 500 ml ऑफ एयर मैम अंदर जब एक आप ले बार रहे में हो, 500 ml लेते हैं या जो 1 मिनट में 15 से 16 बार करते हैं उसको टोटल मिला के 500? टोटल मिला के, ओके मैम। ठीक है। नॉर्मल जो इंस्पिरेशन रेट है उसका ये वॉल्यूम है। अब मेरे को ये बताओ कि इसमें कौन सी मसल्स का यूज हो रहा होगा, क्योंकि ये नॉर्मल रेट ऑफ इंस्पिरेशन है। डायफ्राम का। वेरी नाइस। मैम इंटरकोस्टल और डायफ्राम। लिख दो भाई, इतना शोर क्यों मचा दिया, चिड़ियाघर बना दिया क्लास को। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है, डायफ्राम का और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का। लेकिन अगर अब मैं बोलूं कि बॉडी के अंदर डायफ्राम, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल के साथ साथ इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स प्लस एब्डोमिनल मसल्स भी यूज हो रही हैं, तब जो इंस्पिरेशन होगा वो क्या होगा? फोर्सफुल इंस्पिरेशन होगा। फोर्सफुल इंस्पिरेशन, उसको उस टाइम जो अमाउंट ऑफ एयर अंदर जाता है दैट इज कॉल्ड इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। दैट इज कॉल्ड इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो आप लोगों को आइडिया लग रहा है ना कि जो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है वो टाइडल वॉल्यूम से तो ज्यादा ही होगा, यस मैम। ठीक है। तो कितना है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम? 2500 to 3000 ml। ये डाटा आपको याद रखना है। सेम गोज विद एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की। जैसे इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है फोर्सफुल इंस्पिरेशन, तो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है? ड्यूरिंग फोर्सफुल एक्सपिरेशन आप कितना एक्सहेल कर रहे हो। तो नॉर्मली जो आप एक्सहेल करते हो उसको क्या बोलते हैं? टाइडल वॉल्यूम। और जब आपने फोर्सफुली एक्सहेल किया तो उसको क्या बोला? एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। देखो नाम में ही मतलब छुपा है, एक्सपिरेटरी रिजर्व। रिजर्व माने क्या होता है? किसी चीज को रिजर्व करना मतलब रोक के रखना, कि आपके बॉडी में कितना अमाउंट ऑफ एयर रिजर्व्ड है मैक्सिमम एक्सपिरेशन के लिए। मतलब इससे ज्यादा आप बाहर छोड़ ही नहीं सकते हवा। ऐसे ही कितना अमाउंट ऑफ एयर आप रिजर्व रख सकते हो मैक्सिमम इंस्पिरेशन के बाद, मतलब इससे ज्यादा आप अंदर नहीं ले सकते। दिस इज द हाईएस्ट अमाउंट विच यू कैन इनटेक ड्यूरिंग अ नॉर्मल इंस्पिरेशन, ड्यूरिंग योर इंस्पिरेशन रेट, नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ 1 मिनट। कितना आप मैक्सिमम अंदर हवा भर सकते हो, दैट इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और कितना आप मैक्सिमम बाहर एग्जिट कर सकते हो, दैट इज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इतनी बात क्लियर हुई? यस मैम। यस मैम। इसका डाटा याद रखना है। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1000 से 1100 है और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 25 to 3000 ml है। अच्छा, अब एक मेरे को रीजन बताओ। आप देख पा रहे होंगे कि एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर जो आप बाहर फेंक सकते हो वो क्या है? कम है उस मात्रा से जो मैक्सिमम आप अंदर ले सकते हो। क्या आप देख पा रहे हो उस चीज को? यस सर।
नहीं कर पा रहे हो, इसका क्या रीजन है? इसका क्या रीजन है? ईआरबी और आईआरबी आपके क्योंकि कुछ वॉल्यूम रह जाती है। रेसिडुअल वॉल्यूम। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि लंग्स कभी भी कंप्लीटली एम्प्टी नहीं हो सकते, तो देयर विल बी सम अमाउंट ऑफ एयर रिमेन इन लंग्स ऑलवेज, है कि नहीं? तो इसलिए एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम से कम है। ये क्वेश्चन स्कूल में आ सकता है सब्जेक्टिव में कि ऐसा क्यों है, ये क्यों नहीं है और ये क्यों है। तो लिख दोगे आप लोग? यस मैम। रेजिडुअल वॉल्यूम लिखा है यहाँ पे। रेजिडुअल वॉल्यूम जो लंग्स में रह जाए इवन आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपिरेशन, मतलब आपने खूब जोर लगा के सांस बाहर फेंक दी, इससे ज्यादा आप बाहर एक्सेल कर नहीं सकते, उसके बाद फोर्सफुल एक्सपिरेशन या आपका मैक्सिमम एक्सेल आपने कर दिया, उसके बाद जो मात्रा हवा की लंग्स में रह गई वो है रेजिडुअल वॉल्यूम। वो क्या है बेटा? रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, दैट्स कॉल्ड रेजिडुअल वॉल्यूम। तो आपको क्लियर हुआ टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम। आपके 4 ही मेन है। ये तो क्या दे रखा है, दिस इज अ लिटिल बिट कैलकुलेशन, इसमें आपको रेट पता लगाया है। जो वॉल्यूम आपकी एंटर कर रही है 1 मिनट के अंदर, अभी मेरे से कोई लड़की पूछ रही थी ना कि मैम ये हम 1 बार में ले रहे हैं कि 4 बार में ले रहे हैं, है ना? कौन पूछ रहा था बेटा? Yes, ma'am. मैम आलिमा मैं पूछ रही। शालिनी। देखो आपके सवाल का ये रह जवाब। शालिनी, ओके, आपका नाम शालिनी है? शालिनी तो Yes, ओके, ma'am. आपका मैम मैं ही मीनू, बोल रही थी। ओके फाइन फाइन फाइन, शालिनी, यस यस यस। मैंने आलिमा का सोचा, आलिमा का इधर ऊपर आ रहा है नाम, ठीक है, यस आपका नाम मुझे पता है, शालिनी। देखो यहाँ पे दे रखा है आपके सवाल का जवाब। कितनी अमाउंट ऑफ एयर आप 1 मिनट में ले रहे हो, दैट इज कॉल्ड योर नॉर्मल इंस्पिरेशन या एक्सपिरेशन रेट। 1 सेकंड नहीं बेटा, 1 मिनट। कोई बच्चा 1 सेकंड भी बोल रहा था। 1 सेकंड नहीं, 1 मिनट, ठीक है ना? 1 मिनट में कितनी अमाउंट ऑफ एयर आप इनहेल या एक्सेल कर रहे हो, दैट इज योर नॉर्मल इंस्पिरेशन या एक्सपिरेशन रेट, जो कि कितना है? 12 से 16, 12, हाँ 12 से 16, ठीक है। अब क्या करा आपने? टाइडल वॉल्यूम, यानी कि जो आपने एयर ली, तो ये एयर क्या है? ये एयर जो आपने ली है 1 बार में ली है, ठीक है ना शालिनी? 1 बार वाली एयर है ये। और रेस्पिरेट हमें पता है कि हम 1 बार में कितनी बार सांसें ले लेते हैं? 12 से 16 बार। तो टोटल वॉल्यूम अगर 1 मिनट में मुझे काउंट करनी है, कितना गया होगा अंदर? दैट इज 6000 टू 8000। ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि मैं रिपीट करूं एक बार? मैम आ गया। रिपीट कर देते हैं, कुछ बच्चे कह रहे हैं मैम रिपीट कर दो। देखो मैं क्या बोल रही हूँ, 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर आप कितनी बार एयर ले रहे हो? 12 टू 16 टाइम्स, है ना? मान लो इसको 12 मान के चलते हैं। 1 मिनट में मान लो आपने 12 बार ब्रीथिंग करी है, 1 मिनट में नॉर्मल इतनी बार आपने ब्रीथ करी है। अब आप 1 बार में टाइडल वॉल्यूम, यानी कि जो नॉर्मली आप सांस जब ले रहे हो तो कितना एयर आप अंदर डाल पा रहे हो? 500 ml आप अंदर ले रहे हो 1 टाइम, 1 बार में, ठीक है? तो 12 बार में कितना करोगे आप? 500 मल्टीप्लाई 12 कितना हो गया? 6000 ml। तो ये 6000 ml जो आपने लिया है, ये कितनी देर में लिया है आपने? पर मिनट। 1 मिनट में आपने 6000 ml अंदर लिया है, अगर आप नॉर्मली इंस्पिरेशन रेट या एक्सपिरेशन रेट को लेके चल रहे हो तो। इतनी बात क्लियर है? Yes, अगर ma'am. आप डीप ब्रीथिंग कर रहे हो, हाँ जी अंजलि बोलो। मैम आई सेड यस मैम, आ गया। ओके, ये यस वाली चीज आप चैट बॉक्स में लिख दिया करो, क्योंकि मेरा देखो भी इको कर रहा था, इको कर जाता है साउंड, ठीक है बेटा? अब मान लो आप अगर फोर्सफुली इंस्पायर कर रहे हो, डीप ब्रीदिंग कर रहे हो, तो तब आप कितना वॉल्यूम ले पा रहे हो? एक बार में, 1 बार में आप कितना वॉल्यूम अंदर ले पा रहे हो? लगभग 2500 ml, है ना? लगभग 2500 ले पा रहे हो जब आप डीप ब्रीदिंग कर रहे हो तो। और अगर उस वक्त आपका रेस्पिरेशन रेट नॉर्मल चल रहा है, अच्छा एक और बात, आप लोग डीप ब्रीदिंग कर रहे हो, दैट मीन्स आप लोग थोड़ा सा हवा ज्यादा भर रहे हो अपने अंदर। डीप ब्रीदिंग को आप लोग रेस्पिरेशन रेट से कंपेयर मत कर देना, रेस्पिरेशन रेट से कंपेयर मत करना। कहीं आप सोचो कि जब मैं डीप ब्रीदिंग कर रही हूं या जब मैं फोर्सफुली इंस्पिरेशन कर रही हूं तो मेरा रेस्पिरेशन रेट भी बढ़ जाना चाहिए। नहीं, रेस्पिरेशन रेट इज नॉट रिलेटेड टू दैट। आप डीप ब्रीदिंग कर रहे हो तो तब आप क्या कर रहे हो? 1 मिनट में अगर आप 12 बार सांस ले रहे थे, तो अब तो आप 1 मिनट में कम सांस लोगे, क्योंकि आपने
लेट सपोज कुछ मिली सेकेंड में अभी हमारी सांस चल रही है, लेकिन जब आप डीप ब्रीदिंग कर रहे हो तो मे बी 3 सेकेंड में आप एक ही सांस लो। तो ऐसा नहीं सोचना कि जब आप डीप ब्रीदिंग कर रहे हो तो आपका रेस्पिरेशन रेट बढ़ गया, नहीं। तब आपका अमाउंट ऑफ ब्रीदिंग जो है, सॉरी, जो नंबर ऑफ आपका ब्रीदिंग है, अमाउंट नहीं बोलेंगे, नंबर, आपका नंबर ऑफ जो ब्रीद है पर मिनट वो घट जाएगा। इसे आप खुद प्रैक्टिकली ऑब्जर्व भी कर सकते हो। एक आप नॉर्मल सांस ले रहे हो, इसमें आपकी एक सांस में भी 1 सेकंड से कम में चल रही है, लेकिन जब आप डीप ब्रीथिंग करोगे तो मे बी आपकी एक ही ब्रीथ 3 सेकंड के अंदर हो, ठीक है ना। तो रेस्पिरेशन रेट और डीप ब्रीथिंग या फिर फोर्सफुल एक्सपिरेशन, इनको अलग रखना है। आपको कैलकुलेट करना है तो क्या कैलकुलेट करना है, अमाउंट ऑफ एयर। अब आपको ये पता है कि भाई जब मैं डीप ब्रीथिंग करती हूँ, जब मैं फोर्सफुली इंस्पायर करती हूँ, तो मैं ज्यादा से ज्यादा एक बार में 2500 ml अपने अंदर भर सकती हूँ। अब मेरा रेट जो भी है, मे भी हो सकता है मैं 1 मिनट में 10 ही बार रेस्पिरेशन ब्रीदिंग कर रही हूँ, या हो सकता है 1 मिनट में मैं 7 बार ब्रीदिंग कर रही हूँ, या 1 मिनट में मैं 11 बार ब्रीदिंग कर रही हूँ। उससे फिर मैं 2500 को मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरे को 1 मिनट का वॉल्यूम मिल जाएगा कि 1 मिनट में कितना मैंने डीप ब्रीथ करके अंदर लिया। फोर्सफुल इंस्पिरेशन के बाद कितना अमाउंट ऑफ एयर मैंने 1 मिनट में अंदर भरा। बात क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। ठीक है। लास्ट टर्म जो आज की क्लास का आपको देख के जाना है, दैट इज डेड स्पेस वॉल्यूम। व्हाट इज मीन बाय डेड स्पेस वॉल्यूम? आपने ये तो समझ लिया कि लंग्स कभी एम्प्टी नहीं रहते, लेकिन व्हाट अबाउट ट्रैकिया, व्हाट अबाउट ब्रोंकाई, इन जो कंडक्टिंग पार्ट्स पढ़े थे रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सचेंज पार्ट और कंडक्टिंग पार्ट 2 पढ़े थे ना। देन व्हाट अबाउट द कंडक्टिंग पार्ट्स? कंडक्टिंग पार्ट्स में भी हमेशा कुछ ना कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर रहता है। लगभग कितना? लगभग 150 ml का एयर इनमें रहता है। ऐसा नहीं है कि आपका ट्रैकिया कोई एक मूवमेंट जिसमें पूरा खाली है, नहीं। देयर इज ऑलवेज गैसेस एक्सचेंज कंटिन्यू चलता रहता है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। तो ट्रैकिया में हमेशा एक मात्रा की हवा जो है हमेशा बरकरार रहती है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड डेड स्पेस वॉल्यूम। उसी को डेड स्पेस वॉल्यूम कहते हैं, क्योंकि वो वॉल्यूम, वो अमाउंट ऑफ एयर हमारे किसी काम की तो होती नहीं, क्योंकि वो एल्वेओली में नहीं है, वो ट्रैकिया में है या ब्रोंकाई में है। लेकिन कभी भी खाली तो नहीं है ना ट्रैकिया और ब्रोंकाई भी, हमेशा भरे तो हुए हैं वो हवा से। एक नॉर्मल अमाउंट ऑफ एयर उनके अंदर एग्जिस्ट कर रही है। दैट इज कॉल्ड डेड स्पेस वॉल्यूम। यहां तक क्लियर है? सब कुछ समझ में आया तो थम्स अप करके बताओ, और कोई डाउट है तो अभी पूछ लो। देन वी विल एंड द क्लास फॉर नाउ। हाँ जी, सब कुछ क्लियर, बढ़िया से समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्लास में हम कैपेसिटीज पढ़ेंगे कि भाई जितना जितना सांस अपन भर रहे हैं या छोड़ रहे हैं, उसके बिहाफ पे हमारे लंग्स की कितनी कैपेसिटी है, औकात कितनी है लंग्स की सांस को रखने की या सांस को छोड़ने की। तो कैपेसिटी के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। इट विल बी रिलेटेड टू द वॉल्यूम। क्या स्पायरोमीटर से रिजर्व वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं? रिजर्व वॉल्यूम, हाँ, नहीं, रिजर्व वॉल्यूम स्पायरोमीटर से डायरेक्टली मेजर नहीं होगी। स्पायरोमीटर से जो वॉल्यूम मेजर होगी वो यही होगी बेटा कि कितनी हवा आपने अंदर ली और कितनी हवा आपने बाहर छोड़ी। उससे फिर कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी आपको रिजर्व वॉल्यूम तक पहुंचने के लिए। डायरेक्ट स्पायरोमीटर रिजर्व वॉल्यूम मेजर नहीं कर सकता। क्या मेजर करता है स्पायरोमीटर? द अमाउंट ऑफ एयर यू इनहेल्ड एंड द अमाउंट ऑफ एयर यू एक्सहेल्ड, ठीक है। एक बार डेड स्पेस वॉल्यूम फिर बताना है। डेड स्पेस वॉल्यूम कुछ नहीं है बेटा, ट्रैकिया ब्रोंकाई में जो हवा भरी हुई है ना, दे आर नॉट एम्प्टी, वो भी खाली नहीं है, उनके अंदर भी कुछ ना कुछ तो हवा है ही। आपने सांस ली, ट्रैकिया में गई, ब्रोंकियोल्स में गई, फिर एल्वेओली में चली गई, कुछ जा रही है और कुछ और आ रही है। तो देयर इज ऑलवेज सम अमाउंट ऑफ एयर इंटैक्ट इन ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई या फिर ब्रोंकियोल्स। उसी एयर को डेड स्पेस वॉल्यूम बोलते हैं, उस अमाउंट ऑफ एयर को डेड स्पेस वॉल्यूम बोलते हैं। रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर वो है जब आपने खूब जोर लगा के सांस बाहर फेंक दी। फेंको, आप अपना फोर्सफुल एक्सपिरेशन करो कि मैक्सिमम कितना अमाउंट ऑफ बाहर फेंक सकते हो, जितना आप मैक्सिमम एक्सहेल कर सकते हो। उसके बाद भी आपके लंग्स में जो हवा रह गई वो रेजिडुअल है, बची कुछ। 15 मिनट्स में क्या पढ़ाया था हमने? मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग पढ़ाया था, इंटरकॉस्टल मसल्स वाला, वो रिपीट भी हो गया होगा आगे बेटा, ज्यादा कुछ नहीं। मुझे डाउट था, समझ में आ गया? कोई बच्चा? हाँ पूछिए मैम। जब हम जमाई लेते हैं ना तो हमारी सांस ज्यादा होती है, तो मतलब मैम उसमें भी फोर्सिबल ब्रीथिंग होती है? हमें बोर होते किस टाइम ज्यादा होती है? हमें किस टाइम? मेरे को वो वर्ड लेते तो उसमें भी फोर्सिबल ब्रीथिंग होती है हमारी। आपकी आवाज समझ नहीं रही। जब हम के बाद आप क्या बोल रहे हो? जब हम नींद आती है तो हम जमाई वगैरह लेते हैं ना, तो हमारी फोर्सिबल ब्रीथिंग होती है? नहीं, नॉर्मल ब्रीथिंग चल रही होती है हमारी। जब हम सो रहे होते हैं तब आप पूछ रहे हो हम कैसे ब्रीथ कर रहे होते हैं, यही पूछ रहे हो?
नो मैम, जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं उस टाइम पे हमें थोड़ी बहुत जमाई आने लगती है ना नींद टाइप का, तब। अच्छा मैं झपकी, मंगड़ाई, मैं मंगड़ाई बोलते हैं। अंगड़ाई, उबासी ओके, उबासी। मुवासी, ओके, वो वर्ड मुझे समझ नहीं आ रहा था, यस, ठीक है ना, हाँ, मतलब नैप टाइप की, जब हमें जैसे झपकी सी आ गई या फिर हम यॉर्निंग, ठीक है, उबासी लेना, इस तरीके से। उस टाइम नहीं, नॉर्मल इंस्पिरेशन चल रहा होता है हमारा, इंस्पिरेशन उससे रिलेटेड नहीं होता कुछ, उस टाइम आप फोर्सफुली एक्सेल कर ही नहीं रहे हो। फोर्सफुली आप तभी एक्सेल करोगे जब आपका इंटेंशन है। अब मैं बैठी बैठी चाह रही हूँ कि मैं फोर्सफुली एक्सेल कर दूं, तो ऐसा थोड़ी ना, वो तो मैं करूंगी इंटेंशनली। रेजिडुअल वॉल्यूम की अमाउंट कितनी है? लगभग 1100 ml के करीब। कैलकुलेशन बता दीजिए फोर्सफुली के लिए है। फोर्सफुली के लिए कोई कैलकुलेशन नहीं है। हुसैन, लाइबा हुसैन, वट एवर योर नेम इज बेटा, आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट और नॉट, पता नहीं। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग तो पूरा फिर से नहीं बता सकते बेटा, उसके लिए आप रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है ना। वैसे काफी जो चीजें थी वो दोबारा भी रिपीट हुई थी। क्या पूछ रहे हो आप? कैलकुलेशन किसका पूछ रहे हो बेटा? एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में कोई कैलकुलेशन नहीं है, इट्स अ डायरेक्ट अमाउंट। 1000 से 1100 ml की एयर जो है हम फोर्सफुली एक्सेल कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। और कोई डाउट है किसी को? मैम एक बार लास्ट स्लाइड दिखा दीजिए। लास्ट लाइन नोट्स तो मैं भेजूंगी आपको ग्रुप में, इसकी चिंता ना करा करो आप, हम नोट्स आपको भेजूंगी। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में क्या डिफरेंस है? एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वो है कि कितना आप सांस बाहर छोड़ सकते हो मैक्सिमम। अगर मैं आपसे अभी पूछूं रितिका बेटा, आप अपनी सांस को बाहर फेंकना शुरू करो और वहां रुक जाना जहां आपका दम घुटने लगे कि मैडम बस इससे ज्यादा एक्सेल मैं नहीं कर सकती, तो जो मात्रा आपने बाहर एक्सेल करी ना मैक्सिमम, दैट इज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और जितनी अमाउंट ऑफ एयर आप इंस्पायर कर रहे हो, ले रहे हो, इनहेल कर रहे हो जबरदस्ती जोर लगा के, और इसके बाद आप कह रहे हो अब मैं और लूंगी तो फट जाऊंगी मैम, इससे ज्यादा मैं अंदर नहीं भर सकती हवा, वो आपका इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। अभी क्लियर है? यस मैम। ठीक है, चलो अब जाएं, बाय बाय, टाटा। और कोई डाउट किसी का? क्लास कैसी लगी चैट बॉक्स में बता दो, एंड देन वी विल एंड द क्लास। नोट्स में भेजूंगी, इसकी चिंता ना करा करो। बाय, वेलकम बेटा, वेलकम, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। बाय बेटा, बाय, वेलकम, थैंक यू।